कर दिया। जनजातियों के बारे में दीनदयाल जी का अगर साहित्य उनके स्वयं के द्वारा लिखा गया, उनको उद्धृत करके कोई बनाया गया, बताया गया, आगे एडिट हुआ, इसको अगर अपन देखते हैं तो या तो दीनदयाल जी की जो पॉलिटिकल डायरी नामक एक पुस्तिका है वह, या उसके पहले एक और पुस्तक जो सामने आती है वो आती है राष्ट्र जीवन की दिशा, जो लोकहित प्रकाशन लखनऊ का है। उसमें व्यक्ति और समाज, उसका संबंध, ये इन सब चीज़ों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। व्यक्ति भले ही जनजाति समाज का हो या गैर जनजाति का, ये सारी जो अवधारणाएं दीनदयाल जी ने इस पुस्तिका में जो लिखी है, या उनका जो कुछ भी भाषण हुए, उनके वक्तव्य हुए, उससे जो हमको ध्यान में आता है, उस राष्ट्र जीवन की दिशा के 3 चैप्टर विशेष रूप से हम अगर देखेंगे तो हमको साथ में फिर व्यक्ति और का समाज के साथ संबंध, और विकास माने व्यक्ति और समाज दोनों का एकांतिक रूप से टुकड़ों टुकड़ों में, बल्कि ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तो इनका विकास यानी क्या, इससे इस विषय को, इस बात को हम समझ सकते हैं। राष्ट्र जीवन की दिशा के 3 जो पाठ हैं, 3 चैप्टर हैं, वो चैप्टर व्यक्ति और समाज का संबंध, दूसरा सामंजस्यपूर्ण समाज व्यवस्था, और तीसरा सारांश यानी जीवन का दर्शन। इन सब चीज़ों, तीनों को अगर अपन पढ़ने के बाद में, तीनों का अध्ययन करने के बाद में एक बात ध्यान में आती है, समझ में आती है कि विकास यानी केवल भौतिक विकास नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के ऊपर उसकी निर्भरता है। उस बात को ध्यान में रखते हुए, और समाज एक सांस्कृतिक या सामाजिक इकाई है, लेकिन राष्ट्र, देश, यह एक जो राजनीतिक इकाई है, उस देश के साथ में भी उसका संबंध है। इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखें, इसकी मैं विवेचना नहीं करूँगा। यहाँ जो सामने सुनने वाले सुधीजन हैं, उन्होंने दीनदयाल जी के बारे में ज़रूर कुछ पढ़ा और समझा होगा, नहीं तो अब देख भी सकते हैं उसको, व्यक्ति और समाज का संबंध, उसको ध्यान में करने के लिए। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वो जनजाति का व्यक्ति हो या जनजाति समाज के बाहर का किसी भी समुदाय का, समाज का व्यक्ति हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, इन चारों प्रकारों का के सुखों का अनुभव करने के लिए आदमी विकास कर सके, यह विकास के बारे में एक कल्पना की गई है दीनदयाल जी के बारे में, दीनदयाल जी के द्वारा भी, और बाकी अन्य समाज के जो श्रेष्ठ जन हुए उनके द्वारा भी। यानी केवल अगर अपन विचार करें शारीरिक विकास की, तो उससे भी काम नहीं चलेगा, केवल मानसिक विकास से भी काम नहीं चलेगा, केवल बौद्धिक विकास से भी काम नहीं चलेगा, और केवल आध्यात्मिक सुख या विकास से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि ये चारों चीज़ होनी चाहिए। यहाँ अगर इसको, विषय को थोड़ा सा और साफ स्पष्ट समझना हो अपने को, तो राम राज्य के बारे में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, उसको पढ़ने से विषय एकदम साफ हो जाता है। और मैं राम राज्य का, तुलसीदास जी का संदर्भ जानबूझ करके दे रहा हूँ, क्योंकि अपने उपाध्याय जी ने भी, दीनदयाल जी ने भी, और उसके भी पूर्व महात्मा गांधी जी ने भी देश की आज़ादी के बाद में
अपने यहाँ पर राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए, इसको कहीं ना कहीं रेखांकित किया है, संकेत दिया उसका किया है। तो तुलसीदास जी ने जो लिखा है, देविक देहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, यानी ये तो दुख की बात है, कष्ट की बात है। अगर इससे उल्टा करें कि तो देविक देहिक और भौतिक इन तीनों प्रकार के कष्ट दुख ये न हो, इस प्रकार की स्थिति बने, यानी इस प्रकार का विकास हो कि व्यक्ति को दैविक यानी आध्यात्मिक, देहिक यानी शरीर का, और भौतिक यानी जो सुख सुविधाओं के सांसारिक सुख है वो उसको मिल सके। इन सब चीज़ों को अगर हम समग्र रूप से देखें तो एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अंडरलाइन करना चाहूँगा, वो ये कि महात्मा गांधी जी का तो अधिकतर समय गुजरात के अंदर तो पढ़ाई लिखाई प्रारंभ हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड चले गए थे और वापस आए तो तुरंत बाद में फिर दक्षिण अफ्रीका चले गए। भारत के बारे में, देश के बारे में उनको समझने का, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो परिस्थिति, यहाँ का जो राष्ट्र की चिति क्या है, यहाँ के भारत के जो सब मिला करके इस देश के लोगों की क्या स्थिति है, इस देश के लोगों का जीवन कैसा है, संस्कृति क्या है, इन सब चीज़ों को अगर देखेंगे तो उनको कल्पना नहीं थी। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि गोपाल कृष्ण जी गोखले, जो गांधी जी के गुरु भी थे, जिनको माना जाता है, उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि वो पहले भारत भ्रमण के ऊपर जाएं, देश को समझें, देखें, तब जाकर के वो देश के अंदर कुछ कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ दीनदयाल जी के बारे में अगर अपन देखें तो दीनदयाल जी को इस प्रकार की सलाह देने की आवश्यकता किसी को नहीं पड़ी, क्योंकि उनका जो बचपन जिस प्रकार का बीता, अभावों में, कष्टों में, संघर्षों में, और बाद में पढ़ाई लिखाई के बाद में जब वो इंटर तक पिलानी में शिक्षा प्राप्त कर ली उन्होंने, और उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए वो कानपुर चले गए, तो एक सामान्य ग्रामीण परिवेश में रहते हुए साधारण जो व्यक्ति है, उस साधारण व्यक्ति से भी अधिक संघर्ष की स्थिति में से वो निकल करके बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य से जुड़ गए, और आम आदमियों का कष्ट क्या है, जीवन क्या है, सोच क्या है, इस देश की सोच क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, इस देश की जो विचारधारा क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारे गौरवशाली अतीत कैसा रहा है, और कैसे हमको इसको ध्यान में रख करके देश को आगे बढ़ाना आज़ादी के बाद, ये सारी चीज़ उनको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अपने स्वाध्याय से, अपने जो अनुभूतियों से उनको इन सब चीज़ों को सहज रूप से देखने, समझने, सीखने का अवसर मिल गया। ये तो जो राष्ट्र जीवन की दिशा के बारे में एक जो उनके जो तीनों चैप्टर हैं, तीनों पार्ट है, उसमें जो नागरिकों के बारे में, व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में डॉक्टर साहब अपने दीनदयाल जी की क्या सोच थी, इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब स्पेसिफिक अगर बात करें अपन विशेष रूप से जनजातियों के बारे में, तो जनजातियों के बारे में दीनदयाल जी की जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जो पांचजन्य ने ही सुरुचि प्रकाशन ने प्रकाशित की थी, और पांचजन्य में उनकी जो पॉलिटिकल डायरी के नाम से जो लेख साप्ताहिक रूप से छपते थे, उसी का संकलित रूप जो पॉलिटिकल डायरी है, उसमें केवल एक पार्ट, एक चैप्टर वो जनजातियों के बारे में आता है, और वो चैप्टर है मध्य प्रदेश की वन्य जातियाँ। मध्य प्रदेश की वन्य जातियों के बारे में अगर अब केवल ये 3 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज का है, लेकिन अगर इसको
इन 3 पेजों को पढ़ने के बाद में हमको लगता है कि इस 3 पेज के अंदर ही जनजाति समाज की अधिकतर समस्याओं का समावेश हो जाता है। उसको अगर हम कोट करना चाहें तो पूरा का पूरा ये जो 2 पेज ऐसे हैं जिसको अगर मैं कोट करता हूँ तो उसमें से वनवासी या जनजाति समाज की आज की स्थिति क्या है, ये जब 1960 में जब उन्होंने लिखा था उस समय भी जो स्थिति थी कमोबेश आज भी वह स्थिति लागू होती है। मैं इसको पढ़ता हूँ, इसके हिंदी संस्करण में पेज नंबर 239 पर पढ़ता हूँ मैं। अगला पेज जो उनका चैप्टर का दूसरा पेज है। बार बार बदलते विधान, योजनाओं के अंतर्गत अयथार्थवादी कार्यक्रम और प्रशासन का कठोर रुख उन विभिन्न समस्याओं के मुख्य कारण हैं जिनका इन लोगों को सामना करना पड़ता है। सरकार अधिक जंगल उगाना चाहती है किंतु वह वहाँ रहने वाली मानवों की पूर्ण उपेक्षा करती है। युगों से ये लोग अपने जीवन यापन के लिए वन्य उत्पादनों पर निर्भर रहते हुए सरल किंतु सुखी जीवन कर रहे हैं। कृषि कार्यों के लिए जंगल की भूमि के आवंटन के बदले इन लोगों ने वन लगाने का दायित्व वहन किया। वस्तुतः इन लोगों ने दोनों उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया है। फिर आगे वो लिखते हैं, एक लेखनी की नोक के एक झटके से अकेले मध्य प्रदेश के ही 3 लाख लोग जीविका के साधनों से वंचित कर दिए गए, विस्थापित कर दिए गए। उन्हें कोई क्षतिपूर्ति या धन नहीं दिया गया और न उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था की गई। यह आदेश न केवल वन क्षेत्रों तक सीमित है बल्कि उस विशाल भूखंड पर भी लागू है जो एक पीढ़ी से अधिक समय से कृषि के अंतर्गत था। इसका सीधा साधा कारण यह था कि सरकारी अभिलेख यानी कागजात में ये गांव वन्य गांव के रूप में अंकित थे, राजस्व गांव के रूप में नहीं। सरकार ने यह सोचने का कभी कष्ट नहीं किया कि यह अंतर केवल कागजों पर अधिका, वास्तव में नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि लाखों कृषक भूमि से बाहर कर दिए गए। यदि उनमें से कुछ अभी कृषि करते हैं तो भी इसका कारण उनकी जो अंडरस्टैंडिंग या करप्शन वो हो सकता है। इसके आगे मैं एक पैरा छोड़ करके और पढ़ूंगा जिसमें आज की बहुत सारी चीज़ें भी उसमें आ जाती है। तीसरा पैरा इसका पेज नंबर 240 पर आता है जो पॉलिटिकल डायरी के। जमीन यानी भूमि दो उनके लिए केवल एक नारा नहीं है, यह मरते लोगों की स्व अस्तित्व के लिए पुकार है। संविधान में अनुसूचित जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, विशेष प्रावधान उनके लिए किए गए हैं, उनके कल्याण के लिए विशेष कोष निर्धारित किए गए हैं, किंतु उसका अधिकांश भाग धर्मांतरित ईसाइयों को मिलता है क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन को संस्थागत जीवन का रूप दे दिया है और सरकार उन्हें वन्य जातियों की श्रेणी में रखती है। जो सचमुच पीड़ित हैं वे उपेक्षित रह गए हैं। यहाँ एक और लाइन आगे आ रही है, उस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलियाइयों ने देश की जनता को जंगलों के अंदर भगा दिया था, पर वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार वनवासियों को जंगल से बाहर भगा रही है। ये जो कुछ भी इश्यूज उस समय उन्होंने, दीनदयाल जी ने इस पाठ में जो उन्होंने लिखा था पंचजन्य में, और 21 नवंबर 1960 को जो प्रकाशित हुआ था, उसमें से अगर अपन आज की स्थिति में देखें तो उस समय भी क्या समस्या थी जो आज भी है, और उसमें फिर विकास के लिए उन बातों को ध्यान में रख करके और बाकी कुछ और बातों को भी ध्यान में रख करके जनजातियों के विकास के लिए क्या करना अपेक्षित है, क्या करना चाहिए, सरकारें क्या कर रही है और कल्याण आश्रम किस प्रकार से उसमें अपनी भूमिका निभा रहा है, बाकी लोगों को भी क्या करना अपेक्षित है, इसके ऊपर मैं अब क्रम से कुछ आगे बढ़ना चाहूँगा। मध्य प्रदेश की इन वन्य जनजातियों के बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा उस पर मोटे तौर पर वन और वनों से जुड़ी समस्याएं उसको उन्होंने रेखांकित किया है। जिन वन ग्रामों के बारे में उन्होंने
वहाँ बताया है, उल्लेख किया है, वो 1 ग्राम जो राजस्व ग्रामों में बदल जाने चाहिए थे, आज भी नहीं बदले हैं। उनमें से आज भी लगभग 6 से 8 हज़ार 1 ग्राम आज भी ऐसे हैं जो अभी भी राजस्व गांवों में बदले नहीं हैं। उन्होंने एक जगह पर यहाँ लिखा कि कोई उद्योग नहीं, उनके रोजगार के लिए कुछ और सोर्सेज नहीं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में उन्होंने लिखा कि देश की जनता, वहाँ के जो नए शासकों ने जो यूरोप से गए थे, उन्होंने वहाँ की देसी जनता को, लोकल इंडिजिनस पीपल्स को जंगलों में भगा दिया। इन सब चीज़ों को लेकर के, और बाद में जो एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि धर्मांतरित लोग उन जनजातियों के लिए बने विशेष प्रावधानों का अधिकतर हिस्सा उपयोग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आज भी लागू है। इसको मैं कुछ सिलसिलेवार रूप में रखना चाहूँगा। तो देश की आज़ादी के बाद जो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 20 वर्षों में कुछ ऐसे काम हुए हैं जिनको वास्तव में 1947 के बाद, आज़ादी के तुरंत बाद जितना जल्दी हो जाए उतना कर लेना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाए। जैसे दीनदयाल जी ने भी इसमें वनों से संबंधित समस्याओं को रेखांकित किया। तो वनों से समस्याएं जिनसे घिरे हुए थे, जैसा हम सब जानते हैं, जनजाति समाज, वनवासी समाज जंगल में रहता आया है। आज भले ही जंगल कट रहे हों, उनकी मात्रा कम हो रही हो, बहुत से जनजाति लोग शहरी क्षेत्र में आ गए हों, लेकिन जंगल उनके जीवन का आधार है। न केवल आर्थिक रूप से जीवन यापन का, बल्कि उनकी धर्म और संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनकी रीति रिवाज, इन सब का आधार है। उस समस्या से निकालने के लिए 2006 में वन अधिकार कानून ये बना। 2006 में 1980 में वन संरक्षण कानून बन गया था, और वनों का सारा मैनेजमेंट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अनुसार चल रहा है। लेकिन वनों के ऊपर जनजातियों को के अधिकारों को मान्यता देने का काम, वो कानून बना 2006 में। इस कानून के अनुसार भी विशेष बात हुई, वो एक तो है कि जिस भूमि के ऊपर ये लोग काबिज थे, चाहे वो खेती कर रहे थे, चाहे उसमें मकान बनाकर रह रहे थे, तो ऐसी भूमि को उनको रिकॉर्ड के पट्टे देना। दूसरा, सामुदायिक वन संसाधनों के बारे में जो सामुदायिक वन अधिकार है उनको मान्यता देना, उनके सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार देना। पिछले साल आपको ध्यान में होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष के शुरू में, शायद फरवरी के प्रारंभ में, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक लगभग 12-15 साल पहले के एक केस के ऊपर जो प्रक्रिया चल रही थी मान्यता देने की, पट्टे जारी करने की, उसके ऊपर रोक लगा दी थी। उन मामलों में जो केस रिजेक्ट हो गए थे, जो क्लेम रिजेक्ट हो गए थे इस वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत, और रिजेक्ट होने के बावजूद वो प्रोसेस में थे। रिजेक्ट होने के बाद में वो ऐसा नहीं होता कि रिजेक्ट होते ही तुरंत उसका बेदखल कर दिया जाए, उसकी अपील करने का प्रावधान है। उसमें अगर प्रोसेस में कहीं कोई त्रुटि रही है तो उसको ठीक करने का भी प्रावधान है। इस प्रक्रिया को पूरे किए बगैर और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक तरफा वो स्टे उसको ये आदेश दे दिया था कि इनको सबको रिजेक्ट जो केस है उन केस हो गए, उस ज़मीन में से जनजातियों को
बेदखल किया जाए, उनको निष्कासित किया जाए। और इसमें आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस मामले के अंदर यह कोई प्रार्थना नहीं थी, यह कोई प्रेयर भी नहीं थी कि ऐसे जो रिजेक्टेड केसेस हैं या जो मामले हैं उसके अंदर काबिज जो दावेदार हैं, जनजाति समाज के लोग बैठे हुए हैं, खेती कर रहे हैं या उनका घर बना हुआ है, उसमें से उनको निष्कासित किया जाए, यह कोई प्रेयर नहीं थी। प्रेयर तो इस कानून को, वनाधिकार कानून 2006 को ही चुनौती देकर के कहा गया था कि ये कानून संविधान के विरुद्ध है, जबकि इस कानून की जो पृष्ठभूमि है, इस भूमिका है, इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर है उसी में लिखा गया है कि ऐतिहासिक इनजस्टिसेज यानी जो उनके साथ अन्याय हुआ है, ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। और यह कानून जो विस्तार से उनके सारे परंपरागत अधिकारों को मान्यता देता है, उसी कानून को 2006 के बाद में और लगभग 3-4 साल बाद में उसको चुनौती दी गई थी। लेकिन ये सुनवाई के लिए अभी आया और इसमें सुनवाई में इसके मेरिट के ऊपर जाने की बजाय, चूँकि 15 साल निकल गए थे उस कानून को, तो सुप्रीम कोर्ट एकदम से असंवैधानिक कैसे घोषित करे, लेकिन उन्होंने निष्कासन के आदेश जरूर दे दिए। और एक और आश्चर्य की बात है कि इस जो पिटीशन में ये जो केस दायर हुआ था इस वन अधिकार कानून के खिलाफ, उसमें रिटायर्ड वन अधिकारी भी बड़ी इसमें शामिल था। यानी और फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट ही नहीं, देश भर में न केवल इस कानून के विरुद्ध में हैं प्रारंभ, बल्कि इसके पहले भी थे। और उसी के कारण से जो कुछ भी पहले आदिवासी जनजाति वनवासियों का वन विभाग के संघर्ष, ये कानून जब गया तो अब सीधे सीधे जब पार्लियामेंट ने इस कानून को, तो इसका विरोध करने की बजाय अब वो इस कानून को ही चुनौती दे रहे हैं। ये चुनौती दी जा सकती है, कोई भी दे सकता है चुनौती, कानून अगर ये कानून संविधान, इसमें चुनौती देने में कोई बुराई नहीं है। ये भी एक जिसको बोलना चाहिए कि उनकी एक पूर्व की धारणा है, इस धारणा के कारण से चुनौती दी गई है। तो एक जो सबसे अच्छा काम हुआ मैं कि वन अधिकार कानून 2006 बाद में जनजातियों के लिए, जनजातियों के हितों में बनने वाला सबसे अच्छा एक कदम, सबसे अच्छा एक कानून उठाया गया एक कदम, सबसे अच्छा वो वन अधिकार कानून 2006 है। इसके थोड़े दिन पहले ही जनजाति समाज के बारे में हम सब जानते हैं कि भले ही नॉर्थ ईस्ट का जो 7 स्टेट है या जो अपने सेंट्रल इंडिया के मध्यवर्ती क्षेत्र के जो जनजाति बहुल प्रांत है, जिसमें महाराष्ट्र से लेकर के उड़ीसा तक और उधर झारखंड और बिहार से लेकर नीचे आंध्र प्रदेश तक, ये जो 10-12 राज्य हैं जहाँ पर जनजाति समाज की जनसंख्या का 75-80% लोग रहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें तो 12% पॉपुलेशन वहाँ पर है। तो इन सब अधिकतर जनजाति क्षेत्रों में न केवल अंग्रेज़ों के काल से, बल्कि अंग्रेज आए उसके पहले से भी, जब हमारे देश में राजा महाराजाओं का या जब राज्य था, उस समय भी जनजाति क्षेत्र के अंदर, जंगलों के अंदर कोई कानून चलता नहीं था।
सांकेतिक रूप से वो किसी न किसी राज्य के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो स्वायत्त थे। अपने प्रशासनिक मामलों में स्वायत्त थे, अपने जो डिस्प्यूट उनके परस्पर कुछ हो जाते थे, आपस में कुछ झगड़े होते थे, आपस में कोई उनके केस मुकदमे हो जाते थे, आपस में किसी प्रकार का भी उनका मन मुटाव या किसी कारण से भी ज़मीन का होगा, कोई और चीज़ का होगा, संपत्ति के बारे में होगा, वो परंपरागत रूप से निपटा लेते थे, उनको कोर्ट में नहीं आना पड़ता था। तो ऐसे स्वायत्तता को मान्यता देने के लिए, कोर्ट कचहरियों के चक्कर से उनको बचाने के लिए और उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनके जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उनके ऊपर उनका अधिकार कायम करने के लिए वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग, शराबबंदी, इस बात को कंट्रोल करने के लिए और एक कानून बना था। संविधान का अनुच्छेद 243M जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया था, उस पंचायती राज व्यवस्था के उस संविधान के अंदर ही 243M में ही ये बताया गया कि ये सारी पंचायत की व्यवस्था वो जनजातीय क्षेत्र में शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा, उसके लिए अलग कानून बनाना पड़ेगा। तो 1996 में यह एक पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून 1996 ये बना। इसमें पेशा एरिया के अनुसूचित क्षेत्र के जो राज्य हैं, राज्य जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का विभाजन होने के बाद में फिर उसमें तेलंगाना भी शामिल हो गया। तो इस एरिया के जो जनजाति क्षेत्र हैं, जो जहाँ पर 50% से अधिक जो जनजाति समाज जो पॉपुलेशन है वहाँ पर, उस एरिया के लिए पंचायतों के जो कानून है वो उसमें विशेष प्रावधान किए गए थे। मैंने जिन बातों का उल्लेख किया गया उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए उनकी ऑटोनॉमी, उनकी स्वायत्तता को मान्यता देते हुए, और वहाँ पर एक चीज़ और की गई कि बाकी देश के अंदर जो पंचायत है वो तो 3 स्तर की थी, गांव में ग्राम पंचायत, फिर मध्यवर्ती ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। लेकिन जनजाति क्षेत्र के अंदर एक चौथा स्तर भी था, 4th टियर। वो क्या था? सबसे नीचे का वो ग्राम सभा। और ग्राम सभा वो रेवेन्यू विलेज के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी जो परंपरागत उनकी जो बस्ती है, उनके पाड़े, उनके टोले, उसके अनुसार ग्राम सभा का गठन हो और उस ग्राम सभा को सबसे अधिक अधिकार दिए गए, बेनिफिशरीज का चयन करने का अधिकार, जो ऑडिट है उस ऑडिट का स्वीकार करने का या चेक करने का अधिकार, और ग्राम सभा ही अपने क्षेत्र के अंदर कौन से उद्योग धंधे लगने चाहिए, कौन से नहीं लगने चाहिए, फिर जो भूमि अधिग्रहण की यदि बात आती है तो भूमि अधिग्रहण किन शर्तों पर होना चाहिए, कौन सा भूमि दी जाए, कौन सी नहीं दी जाए, ऐसे एक बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से सारे अधिकार देते हुए पेशा कानून 1996 में वो पारित हुआ। तीसरा एक जो महत्वपूर्ण कानून पारित हुआ, मैं विकास की बात करता हूँ तो विकास एक होता है जो सहज विकास, व्यक्ति अपने समाज में, अपने घर में, अपने गांव में, उस परिवेश में रहते हुए, सीखते हुए स्वयं कुछ स्थानीय स्तर के ऊपर करता है। लेकिन सौभाग्य कहो कि दुर्भाग्य कहो, परिस्थितियाँ ऐसे बन गई कि आज बिना सरकारी सहयोग, बिना जो कानूनी हस्तक्षेप, बिना कानूनी प्रोटेक्शन, एक ऐसा अभ्यास बन गया है अंग्रेज़ों के कालखंड से ही कि विकास की सारी चीज़ें आधी अधूरी समझी जाती है। इसलिए मैं जो आज़ादी के बाद में जो कुछ विशेष प्रयत्न हुए जनजाति विकास के बारे में, उसका उल्लेख कर रहा हूँ। और उसमें दीनदयाल जी ने जो उस समय 1960 में कहा था, वो सारी चीज़ें अब हो रही है। 2006 में हुई, 1996 में भी हुई,
और एक जो और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वो 2015 में। हम सब जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्र देश भर में है, वहाँ पर जंगल भी सबसे अधिक है, और जहाँ जंगल और जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर मिनरल्स भी, देश भर का मिनरल्स भी सबसे अधिक वहाँ पर है। तो इस एरिया का अगर विकास करना हो, इस एरिया का ही विकास नहीं बल्कि पूरे देश का अगर विकास करना हो, वहाँ का जो माइंस और मिनरल रिसोर्सेज, उनके जो संसाधन हैं, जो खनन के हमारे स्रोत हैं देश के विकास के लिए, उनका देश के हित में उपयोग भी होना चाहिए। तो ये उपयोग तो हो रहा है, आज़ादी के पहले से भी हो रहा है, बाद में भी हो रहा है, लेकिन उसका लाभ कौन उठाता है? 2015 के पहले जब माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 ये पास हुआ था, उसके पहले माइनिंग का लाभ किसको मिलता था? या तो माइनिंग कंपनी को, या तो ठेकेदार को, या जो टेक्निकल स्टाफ वहाँ पर लगता था उनको। जनजातीय समाज के हिस्से में क्या आता था? या तो वहाँ पर मजदूरी करना, या वहाँ पर मजदूरी के अलावा कोई तीसरे चौथे स्तर की जो नौकरियां हैं, ड्राइवर है, कोई गार्ड है, माइंस के अंदर कुछ अंदर घुस करके सामान निकालना है, मशीन को ऑपरेट करना है, यानी छोटी छोटी चीज़ें ये तो जनजातीय समाज को मिलती थी, लेकिन उसका कोई और लाभ नहीं होता था। और इसका दुष्परिणाम और क्या होता था, आज भी हो रहा है। वो जब कहीं भी माइनिंग का काम होगा तो माइनिंग के कारण से वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का वायु, वहाँ का जल, वहाँ की भूमि, वो सब दूषित होते हैं। वो भले कोयले की माइनिंग के कारण हो या भले लोहे की माइनिंग के कारण हो, पूरा का पूरा पेयजल का स्रोत है वो उससे प्रभावित होता है, पीने के योग्य नहीं रहता। उसके जो हवा में कोयले और लोहे के जो कण उड़ते हैं उसके कारण से सारी ज़मीन लाल हो जाती है। तो वहाँ पर भी और उसका दुष्परिणाम ज़्यादा होता था। लेकिन आज जो 2015 में कानून आया, जिसके ऊपर केंद्र सरकार 2015 के 15 साल पहले यानी 2000 से बैठी हुई थी, वो 2014 के अंदर जब सरकार बदली और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब बीजेपी की सरकार आई, तो उन्होंने साहस दिखा करके जनजाति हित के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। वो किया कि जो माइनिंग के कारण से, माइनिंग में माइनिंग से जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उसकी हिस्सेदारी स्थानीय लोगों में की जाए। सिद्धांत रूप में ये बात पूरे दुनिया में स्वीकार की गई है। सब जगह पर लाभों का बंटवारा स्थानीय लोगों में होता है जो उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर ये बात बहुत देरी से आई। जब आई भी तो निहित स्वार्थी तत्वों ने शासन में बैठे हुए लोगों से मिल कर के, मैं यही कहूँगा, मुझे कहने में संकोच नहीं है, उसको दबाए रखा वर्षों तक नहीं बल्कि दशकों तक। लेकिन 2015 में यह कानून बना, और जो ऑक्शन के कारण से, नीलामी के साथ में जो माइनिंग लीज पर दी गई, उनको चूंकि अधिक कीमत दी गई, इसलिए माइनिंग के साथ में जो खनन की लीज दी गई, अब खनन माइंस आवंटित की गई, उनको रॉयल्टी का 25% यह लाभ के रूप में मान करके और स्थानीय लोगों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए देने का एक कानून बना। और जहाँ पर नीलामी के बिना, यानी ये 2015 का कानून बना, उसी समय ऑक्शन की भी सारी व्यवस्था की गई थी। उसके पहले जो पुरानी माइंस है, पुराने खान हैं, उन पुराने खानों को अपनी रॉयल्टी का 100%
वो रॉयल्टी के बराबर की राशि वो स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए देने का प्रावधान किया गया। और यह राशि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो इन राज्यों में बने हैं, 2015-16 से बनने शुरू हो गए थे, उनमें ये क्रम से 25% और रॉयल्टी का 25% और 100% ये देने का जो निर्णय हुआ था, ये उन डीएमएफ में जमा होगा। कानून तो 100% और 25% का हुआ, यानी जो ऑक्शन से जो खान आवंटित हुई उसको 25% देना, ये कानून तो बना, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई उस 25% की बजाय 10% देना चाहिए। प्रारंभ में 10% दिया जाएगा, जिसके ऊपर सरकार बाद में विचार कर करके उसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकती है। और जो 100% देने का तय हुआ था पुराने माइंस के मामले में, वो 100% नहीं दे करके 30% देने का हुआ। लेकिन यह 30% और 10% यह भी बड़ी छोटी अमाउंट नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है केंद्र में, उसका बजट है वो 66,600 करोड़ रुपए का है। केवल 6600 करोड़, यानी जब मिनिस्ट्री का 6600 करोड़ रुपए का बजट है और ये जो डीएमएफ का जो वार्षिक कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 20,000 करोड़ आता है, उसमें से 2/3 हिस्सा वो जनजातीय क्षेत्र का भी माने तो कम से कम 13-14 करोड़ रुपए वो इस डीएमएफ का कंट्रीब्यूशन होता है। यानी जो देश भर का ट्राइबल मिनिस्ट्री का बजट है उससे भी डबल। तो एक महत्वपूर्ण जो पहल हुई वो इस विकास में, यहाँ इस एमएमडीआर एक्ट के माध्यम से रॉयल्टी का जो लाभ का निर्धारण करके उसके द्वारा हुई। एक और जो बात फाइनेंशियल इंक्लूजन की हुई वो वर्तमान सरकार ने की। जनधन योजना बैंक खाते के बारे में अपन बात करें वो होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट डायरेक्ट बैंकों के अंदर जाए उसके बारे में होगा। तो लगभग जनजातीय क्षेत्र में भी जो आज देश भर में 40 करोड़ खाते खुले हैं जनधन के, उसमें लगभग ऐसा अनुमान है कि 2.25 करोड़ जनजातीय क्षेत्र में भी वो खुले हैं। अब इसमें एक जो प्रश्न आता है, मैं साथ साथ में चूँकि अपनी चर्चा है वो समय की तरफ बढ़ रही है, एक बात और भी आ रही है कि अपना ये जो 4 बजे की बजाय 4:15 बजे शुरू हुआ था, तो आयोजक इसका तय करेंगे कि मुझे कितनी देर रहेगी बात करने के लिए, कितना मुझे इसको आगे ले जाना है। मैं एक 5:15 साढ़े 5 ठीक है, मुझे बताया गया कि 5:15 साढ़े 5 तक इसको ले जा सकते हैं। 5:30 के 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले मैं इसको पूरा करने का प्रयास करूंगा और बचे हुए श्रोताओं के कोई प्रश्न होंगे तो हम ले सकते हैं। तो मैं इसमें इसके साथ साथ में मैं एक बात और भी इनके जो करता जाऊंगा कि ये जो एमएमडीआर एक्ट में डीएमएफ का जो सब जगह बना है, इसमें कुछ प्राथमिकता क्रम से पेयजल के लिए, शिक्षा के लिए नवाचार, फिर स्वास्थ्य के बारे में, इसके बारे में जो ध्यान देना चाहिए। 12 महीने की जो कम्युनिकेशन हो सके, ऐसी सड़कें हैं वहाँ पर छोटे छोटे पुल बनाना, इन कामों के लिए ये डीएमएफ के पैसे का उपयोग होना चाहिए। लेकिन सरकार, राज्य सरकारें क्या कर रही है, रेलवे कॉरिडोर का पैसा भी उसी में से वसूल कर रही है और सारा सरकारी अमला उसके जो डीएमएफ के ट्रस्ट में सदस्यता के रूप में आ रहा है, उसके जो जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि या जो प्रभावित लोग हैं इस माइनिंग के कारण से, उनको भी लेना चाहिए, जो कानून में प्रावधान भी है, लेकिन वो लिए नहीं जा रहे। ये भी एक चिंता की बात है। कल्याणाश्रम तो ये सारा जो वनाधिकार कानून या पैसा कानून या माइंस और मिनरल कानून, इसके पॉलिसी के रूप में हमने जो कुछ भी
हस्तक्षेप हम लोग करते रहे हैं। फिर एक और प्रश्न उठाया था अपने दीनदयाल जी ने उसी अपने लेख में, वो था कि धर्मांतरित लोग उसका जो योजनाओं का आरक्षण का अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं। दीनदयाल जी ने 1960 में इसको रेखांकित कर दिया था। उसके लगभग 8-10 साल बाद में ही डॉक्टर कार्तिक उरांव बिहार झारखंड के एक बड़े जनजातीय नेता हुए हैं, उन्होंने इस विषय को उठाया था। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी उसको उठाया, वहाँ से जब वो MP चुन करके आए थे, और केवल उठाया नहीं, प्रभावी रूप से उठाया, और लगभग 270 MPs, और अगर उसमें राज्यसभा के भी देखें तो 322 MPs के हस्ताक्षर करवा करके एक पिटीशन सरकार को दी थी कि जो कन्वर्टेड लोग हैं उनको अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जाए। ये जो बात कार्तिक बाबू ने की थी, इसी बात को अभी एक और आज की स्थिति में भी उसी सीमा में लागू होती है कि जो 18%, 16% जो कन्वर्टेड लोग हैं वो आरक्षण का 70% उपयोग कर रहे हैं, और 70% जो वास्तविक जनजाति हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, उनको आरक्षण का लगभग 30% हिस्सा ही मिल रहा है। इसके बारे में अभी रिसेंटली एक सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ ने भी एक अध्ययन किया था। जो अधिक रुचि इसमें लेते हों वो इसके बारे में और समझ सकते हैं। एक और जो उन्होंने बात वहाँ रखी थी वो ये आई थी कि ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति वो लोकल पॉपुलेशन को, ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वो लोकल पॉपुलेशन को जंगलों में धकेल रही है। ये वहाँ के मूल निवासियों को, इंडिजिनस पीपल्स को, ये भी एक प्रश्न था जो वहाँ पर एक चुनौती के रूप में है। न ये विकास के साथ प्रत्यक्ष तो नहीं जुड़ा, लेकिन विकास के विरोध में यह प्रश्न आकर के खड़ा हो सकता है अगर इसके ऊपर हम लोग सावधान नहीं रहे तो। कल्याण आश्रम तो इस बारे में भारत सरकार को जब 1988 में ILO में प्रश्न आया था, तब उस समय जो तत्कालीन सरकार के समक्ष ये विषय रख कर के हमने सचेत किया था, और आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन यह भी दीनदयाल जी ने उसी समय इस बात को समझ लिया था। अब मैं आना चाहूँगा कि ये सारे जो परिस्थितियाँ हैं, दीनदयाल जी ने जो उस समय रखी थी, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का पारित हुआ, वो भी एक इशू था जिस पर आज विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पॉलिसी इंटरवेंशन के रूप में कल्याण आश्रम ऐसे सारे मामलों में काम कर रहा है। ये जितने कानून मैंने उल्लेख किए, जितने इश्यूज आए, उसमें MLA MP से लेकर के भारत सरकार और राज्य सरकार सभी के स्तर के ऊपर माननीय राज्यपाल और माननीय राष्ट्रपति जी, ऐसे नीचे ग्राम सभा से लेकर के ऊपर सर्वोच्च राष्ट्रपति भवन तक कल्याण आश्रम पॉलिसी इंटरवेंशन और पॉलिसी के बारे में जागरूकता बनाने का काम कर रहा है। लेकिन कल्याण आश्रम इस काम के साथ साथ में कल्याण आश्रम एक और महत्वपूर्ण काम कर रहा है उनके विकास के लिए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आर्थिक विकास, सेल्फ हेल्प ग्रुप, खेलकूद के केंद्र, स्वधर्म की रक्षा, धर्म संस्कृति की रक्षा, और ये सब करते हुए कल्याण आश्रम स्वाभिमानी, देशभक्त, आत्मनिर्भर और संगठित समाज का निर्माण कर रहा है। स्वाभिमानी और देशभक्त नागरिक और आत्मनिर्भर और संगठित समाज, इसका निर्माण कर रहा है। कल्याण आश्रम वह काम कर रहा है जो और बाकी कोई संगठन नहीं कर रहे। सरकारें, उनका काम सुरक्षा प्रदान करना हो सकता है, विकास करना हो सकता है, लेकिन यह जो देशभक्त और स्वाभिमानी समाज का निर्माण करना, यह तो समाज ही कर सकता है, सामाजिक संगठन ही कर सकता है। इसलिए कल्याण आश्रम जो काम कर रहा है वो हम लोग हमारे
बाला साहब देशपांडे जिन्होंने जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो बोलते भी थे कि कल्याण आश्रम वो काम कर रहा है जो कोई भी नहीं कर रहा। बाकी और एनजीओज दूसरे संगठन वो कोई उनके एजुकेशन के लिए काम कर रहा होगा, कोई उनके हेल्थ के लिए काम कर रहा होगा, कोई उनके जंगल के लिए काम कर रहा होगा, कोई उनके फॉरेस्ट के लिए या माइंस के लिए काम कर रहा होगा, लेकिन कल्याण आश्रम क्या काम कर रहा है इन सब के साथ साथ में, और एक जिम्मेदार देशभक्त नागरिक बनाया जाए। कल्याण आश्रम अपने छात्रावास में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को देशभक्त की भावना देने के साथ साथ में उनको शारीरिक रूप से सुदृढ़ करने के साथ साथ में उनके मन के अंदर इस प्रकार की भावना, इस प्रकार के विचार बोता है कि बड़े होकर के वो देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। वो बंदूक तो उठाएंगे लेकिन वो बंदूक अपने सुरक्षा बलों के खिलाफ नहीं, जो आज सीमावर्ती क्षेत्र में या जो कन्वर्जन के कारण से पूरा हमको देखने को मिलता है कि कन्वर्टेड व्यक्ति, कन्वर्टेड एरिया में सबसे ज़्यादा बंदूक क्यों उठती है देश और समाज के खिलाफ। तो इसको भी एक देखने की, समझने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ से भी हम लोग जो निर्माण कर रहे हैं वो बच्चे, वो नागरिक, वो कुदाल, फावड़ी, हल खेती के लिए उठाएंगे, विकास के लिए उठाएंगे, बंदूक भी उठाएंगे तो वो देश की रक्षा के लिए दुश्मनों के खिलाफ उठाएंगे। इस प्रकार का एक निर्माण का काम हम कर रहे हैं। और उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश ऐसे सीमावर्ती एरिया में आज जो स्थिति बनी हुई है, इसको ध्यान में रख करके ये बात मुझे फिर से स्मरण आती है कि इस एरिया में देशभक्ति और अपने स्वाभिमानी समाज का निर्माण कितना महत्व की बात है, कितना महत्व रखती है। बाकी एरिया के अंदर भी, केंद्रीय जो क्षेत्र है वहाँ पर भी हम कल्याण आश्रम यही काम कर रहे हैं। मैं एक जिसको बोलना चाहिए कि संख्या के आंकड़ों के अंदर जाऊँ, ये जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कल्याण आश्रम जो भी काम कर रहा है, झारखंड में हमारे स्कूलों ने जो रिज़ल्ट दिए हैं वो हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं में, या नागालैंड के अंदर ट्रेनिंग का जो हमारा स्कूल है, उन्होंने पिछले 10 सालों में लगातार सारे के सारे बच्चे जो प्रथम श्रेणी से पारित हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, और एक भी बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं हो रहा। यहाँ झारखंड के अंदर भी, बाकी स्थानों के अंदर भी, राजस्थान के अंदर जो सिरोही ज़िले के अंदर जो पिंडवाड़ा एक स्थान है, वहाँ पर एजुकेशन के एक नए कीर्तिमान, जनजाति क्षेत्र के बच्चे भी, उनको अवसर मिला तो वो नए कीर्तिमान बना रहे हैं। अधिकाधिक बच्चे उच्च शिक्षा में भी जा रहे हैं, वो भले मेडिकल की लाइन होगी, वो भले इंजीनियरिंग की लाइन होगी। और ये सब करते हुए कल्याण आश्रम जो काम कर रहा है, मैं संख्या पर नहीं जा कर के उसकी क्वालिटी पर, उसके व्याप पर जाना चाहूँगा कि आज लगभग सभी स्थानों के ऊपर, सभी जिलों के अंदर कल्याण आश्रम का काम है। उत्तर में लद्दाख से लेकर के नीचे अंडमान निकोबार तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात तक, सब स्थानों के ऊपर जहाँ जहाँ जनजाति समाज है, हम लोग काम कर रहे हैं। समाज के सहयोग से थोड़ा बहुत अल्प मात्रा में जितना हमारी नीतियाँ हमको इजाज़त देती है, अनुमति देती है, सरकार के भी सहयोग से हम ये जो काम कर रहे हैं, इन सब में कल्याण आश्रम तो कर ही रहा है, लेकिन इस सब का जो परिणाम क्या हो रहा है, इसके लिए कुछ अध्ययन करना चाहिए क्या। और ये जो कानून भी बनाए गए, इन कानूनों का भी कितना परिणाम हो रहा है, इस कानून के अंदर भी क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनकी बोटलनेक क्या है, उनके उसमें अवरोध क्या क्या आ रहे हैं। जिस पर्पज़ के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये कानून बने थे, वो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, इस बारे में भी जो अपने
इस हिमाचल प्रदेश का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसकी जो दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ है ये भी, या जो राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, दूसरे TRIs, दूसरे केंद्रीय और राज्यों के जो विश्वविद्यालय, इन सब से मैं अपील करूंगा कि वो इन सब को भी केंद्र में रख करके केवल एकेडमिक नहीं, जो फील्ड की स्टडी करेंगे तो इसके कारण से सरकारों को भी ध्यान में आएगा कि जो कानून, जो पॉलिसी, जो नीतियां बनी है वो कितनी सफल हैं, उनमें क्या कठिनाई आ रही है, उनमें क्या और इनपुट देने से, क्या और जोड़ने से वो और अधिक प्रभावी हो सकती है। इन सब चीज़ों के ऊपर वो अगर कुछ शोध अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा जनजाति समाज के लिए और जनजाति समाज के विकास के लिए। न केवल एकेडमिक रूप से एक स्ट्रॉन्ग, एक समृद्ध जो कुछ भी एक मिलेगा, इनपुट मिलेगा इन योजनाओं को, बल्कि जो विद्यार्थी आपके विश्वविद्यालयों में आ रहे हैं वो भी जनजाति क्षेत्र की तरफ आकर्षित होंगे। उनके एरिया में काम करने के लिए उनके मन में अभी से कुछ मन में तरंगे उठेगी, तो वहाँ पर जो अच्छे लोग चाहिए काम करने के लिए, संवेदनशील लोग चाहिए। हम लोग आक्षेप करते हैं, आरोप लगाते हैं प्रशासन संवेदनहीन होकर के काम करता है, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति जाएंगे नहीं तो वहाँ पर जो बचेगा वो तो संवेदनहीन बचेगा, वही जाएगा। तो ये दोनों प्रकार से ये अच्छा होगा, जनजाति समाज के लिए भी अच्छा होगा, कल्याण आश्रम के लिए भी अच्छा होगा, इन संस्थाओं के लिए भी अच्छा होगा कि इनका अधिक से अधिक कुछ शोध अध्ययन हो। उसमें कल्याण आश्रम भी अपनी पूरी जो सहायता, जो कुछ भी चाहिए वो हम करने का प्रयास करेंगे। मुझे जितना कुछ लगा आज ऐसे सारे विषय में वो मैंने रखने की कोशिश की है। संभव है कि जो कुछ भी दीनदयाल जी का जनजाति समाज के बारे में क्या कुछ उनके ध्यान में जो बातें आई, उसको, चूँकि वो बातें बहुत थोड़े में थी, बहुत संक्षेप में थी, सीमित थी, उसको समझ करके और साथ साथ में जो उनके कुछ और भी लेख या भाषण होंगे उनको समझ करके, और जनजाति समाज के विकास में आज क्या हो रहा है, क्या परिस्थिति है और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, यह कुछ बिंदु मैंने रखने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत उपयोगी होगा आगे के लिए भी, और मेरे लिए भी है कि ये उपयोगी हुआ कि इस प्रकार का क्रमबद्ध और किसी महापुरुष के विचारों को लेकर के एक ये रखने का अवसर मिला। इसके लिए मैं दीनदयाल अपने शोध पीठ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की, उनके सभी सम्मानित अधिकारियों का, माननीय कुलपति जी का, शोध पीठ के आचार्य जी का, और जो इसका समन्वय करने वाले सचिव डॉक्टर प्रमोद जी का, उन सब का मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी श्रोताओं और जो देखने वाले इस लाइव कार्यक्रम को, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अब कोई प्रश्न होंगे तो उसको ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे पास 5 प्रश्न आए हैं और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिसके बारे में मैं भी खाली मेरी ओपिनियन वो दे पाऊंगा, क्योंकि कुछ बातों के बारे में, जैसे पहला ही प्रश्न आया, विश्वविद्यालयों में जनजातीय विषयों पर हो रहे शोध से संतुष्ट हैं? यदि कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो क्या बदलाव किए जा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न जब जो शोध कार्य आते हैं तो मैं क्षमा चाहूँगा, ये मुझे लगता है कि प्रश्न भी शायद विश्वविद्यालय के ही किसी व्यक्ति ने या शोध अधिकारी, शोध में जो हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, उन्होंने किया होगा, शोध विद्यार्थी ने किया होगा, किसी ने भी किया होगा, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें हम लोगों का अनुभव कि कुछ में जो शोध कार्य हो रहे हैं
उसमें रफली फंडामेंटल रिसर्च जो है, फील्ड में जाकर के वास्तविक शोध करना, ये मुश्किल से 10% हो रहा है। 90% क्या हो रहा है? कॉपी पेस्ट इस रूप में हो रहा है। और अंग्रेजों के समय से कुछ एक धारणा चली आ रही है कि उसी चीज़ को आज हमारे यहाँ के जो वर्तमान पीढ़ी के भी शोध विद्यार्थी, वो उसी को अंग्रेज़ों के जो कुछ लोगों ने कह दिया, डॉक्टर एंथ्रोपोलॉजी के लोगों ने, उसी को आज तक बढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई संभव है क्या? दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसका कोई धर्म नहीं हो? ये संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति का धर्म वो हो सकता है कि अपरिपक्व स्थिति में हो, उसको अभिव्यक्त करने का तरीका कुछ अलग हो, लेकिन किसी का फेथ ही नहीं हो, किसी के कोई प्रकृति के क्रिएशन के बारे में कोई नहीं हो, उनके विकास के बारे में जो चीज़ चल रही है, वो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये है कि जो शोध कार्य हो रहा है उससे संतुष्ट होने का तो कोई कारण है नहीं। वैसे भी संतुष्ट होने, जिसको आगे बढ़ना है, जिसको और विकास करना है, उसको संतुष्ट होना नहीं चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का जो आपने लिखा है कि संतुष्टि का ये कोई कारण नहीं है, बदलाव क्या होना चाहिए, तो बहुत साफ बात है, बदलाव होना चाहिए कि जो रिसर्च है, जो शोध कार्य है, वो ग्राउंड लेवल के ऊपर, वस्तु स्थिति के ऊपर, ग्राउंड में जाकर के और योजनाओं का सरकार से आंकड़े लेकर के, फील्ड में कंपैरेटिव स्टडी करके, और जिन चीज़ों की भी आपको अध्ययन करने के लिए आपका सब्जेक्ट है, उसमें विद्यार्थी और गाइड दोनों नीचे के स्तर के ऊपर, वो अगर धर्म और संस्कृति से संबंधित है, वो भाषा से संबंधित है, वो विकास योजना से संबंधित है, तो आपको फील्ड में जाना, ले जाना, उसके लिए मोटिवेट करना, इस इनपुट की आवश्यकता है। ये अगर होगा तो बहुत बड़ा बदलाव वो योजनाओं में भी होगा, और जो एक गलत धारणा बन गई है के बारे में, उस गलत धारणा को भी हम लोग बदल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, नगरीय और वनवासी समाज के बीच की खाई को पाटने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम क्या कर रहा है? यह प्रश्न तो हम लोगों के बीच में आता रहता है, लेकिन यह प्रश्न इस एकेडमिक मंच से आ रहा है, ये देख करके मुझे आश्चर्य भी हो रहा है और प्रसन्नता भी हो रही है कि कल्याण आश्रम के बारे में जानने को कितने उत्सुक है लोग, कितनी गहराई से सोच रहे हैं, देख रहे हैं कल्याण आश्रम को। नगरीय और वनवासी समाज के बीच में जो खाई है, ये खाई वास्तव में है क्या, और ये खाई किस रूप में है? अगर है तो हम लोग जब थोड़ा देखते हैं ना, तो एक बात हमको ध्यान में आती है सबको। जनजाति क्षेत्र में कल्याण आश्रम जो काम कर रहा है वनवासी क्षेत्र में, तो वनवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में कौन गया आज तक? तो या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग गए, या तो पटवारी और रेवेन्यू वाले गए, या तो पुलिस गई, या तो ठेकेदार गए, या तो व्यापारी गए। ये 5 प्रकार के लोग जनजाति क्षेत्र के अंदर गए, वनवासी क्षेत्र में गए। इसलिए वनवासी क्षेत्र के बारे में नगरीय शहरी क्षेत्र के लोगों के मन में धारणा क्या बन गई? वनवासी, आदिवासी, जनजाति मतलब वो तो अनपढ़, गंवार, उनको कुछ सूर नहीं, यानी तरह तरह की टीका टिप्पणी करना, अभद्र रूप से, असम्मानजनक। लेकिन वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जनजाति समाज को निकट से देखा नहीं। लेकिन आज तो जनजाति समाज के लोग भी बड़ी संख्या में नगरीय क्षेत्र में रह रहे हैं। नगरीय समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के बैंक में अधिकारी भी है, किसी कार्यालय में कर्मचारी भी है, क्लर्क भी है, तो व्याख्याता भी है, तो
डीन भी है तो सब तरह से है, मैनेजर भी है तो एमपी भी है तो मंत्री भी है, सब है आज। इसलिए आज खाई कुछ तो सहज रूप से पट रही है, मिट रही है। लेकिन कल्याण आश्रम जैसा व्यक्ति खाई को पाटने के लिए कोई योजना पूर्वक जानबूझ करके कुछ नहीं कर रहा। वनवासी कल्याण आश्रम का जो काम है वो सहज रूप से इस प्रकार का है कि नगरीय समाज के सहयोग से जनजाति समाज के अंदर काम करना। वो सहयोग किस प्रकार का? वो सहयोग आर्थिक रूप से भी हो सकता है, संसाधनों का। वो सहयोग मैंने जितने प्रकार के कानून बताए, उन कानून में दक्षता, उसके जानकार एडवोकेट होंगे, कोई पुलिस डिपार्टमेंट के जानकार होंगे, कोई रेवेन्यू के होंगे, कोई फॉरेस्ट के होंगे, इस सब के जानकार लोगों को नगरीय क्षेत्र से लेना और उनकी समस्याओं के बारे में विचार करना, उनका समस्याओं का रास्ता निकालना, निराकरण करना, और जनजाति समाज को, वनवासी समाज को इसके बारे में एजुकेट करना, अवेयर करना। इन सब को लेकर के जो हम नगरीय क्षेत्र में जाते हैं या मेडिकल कैंप के संबंध में मेडिकल कैंप, चिकित्सा शिविर करने जब गाँव के अंदर जनजाति क्षेत्र में जाते हैं, तो शहरी क्षेत्र के लोग भी, डॉक्टर भी, नगर के वासी भी, कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता भी जाते हैं। उसके कारण से सहज रूप से उन समाज के बीच में वहाँ पर रात को रुकना, उन्हीं समाज के बीच में उनके साथ में भोजन करना, उनके साथ में उनके क्या कष्ट है देखना। तो जब कष्ट और तकलीफ जब देखते हैं तो संवेदनाएं अपने आप जागृत होती है, संवेदनशील आदमी बनता है। संवेदना यानी उनकी जैसी वेदना, वो वेदना हमारे भी मन में आती है, तो उसके कारण से कुछ बातें सहज रूप से अपने आप होती रहती है। फिर जब नगरीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र के लोग भी गांव यहाँ पर आ रहे हैं, उसके लिए भी जब शहरों के अंदर वो लोग आते हैं तो दोनों तरफ से ये काम हो रहा है। फिर नगर में रहने वाले जो जनजाति समाज के लोग आज सरहुल और बाकी दूसरे दीपावली और बाकी जो त्यौहार है वो शहरों के अंदर रह कर के मनाते हैं। उसमें बड़ी संख्या में लोग नगरीय लोग भी शामिल होते हैं। तो ये खाई अपने आप ही पट रही है। इसके लिए हमको योजना बना करके, रणनीति बना करके कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। कल्याण आश्रम कर भी नहीं रहा है। ये जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे ही सारा काम स्वतः ही हो रहा है। तीसरा प्रश्न जो आ रहा है, इंडिजिनस पीपल्स डे के नाम पर भारत के वनवासी समाज को बांटने की साजिश रची गई है, इससे कैसे निपटा जा सकता है? हमारे जो इंडिजिनस शब्द है ये आया कहाँ से? जो प्रश्न आया है कि इंडिजिनस पीपल्स डे के नाम पर भारत के जनजाति समाज को बांटने की साजिश रची गई है, इससे कैसे निपटा जा सकता है? ये इंडिजिनस का जो सारा विषय आया वो यूएनओ के बनने के पहले लीग ऑफ नेशंस था, उस समय से चल रहा है। और ये आया कहाँ से? ये प्रश्न हिंदुस्तान का, भारत का है ही नहीं। ये आया कहाँ से? तो यूरोपियन देश जो पुर्तगाल है, या तो इंग्लैंड है, या तो फ्रांस है, या तो और यूरोपियन देश, जो डच है यानी हॉलैंड है, जो एशियन और अफ्रीकन और अमेरिकन कंट्रीज़ में नए नए देशों की खोज के लिए गए। और वहाँ पर देशों की खोज करने के साथ साथ में वहाँ पर पहले उन्होंने व्यापार किया, फिर वहाँ के लोगों की कमज़ोर स्थिति, उनके लोगों की जो एक सरलता और वहाँ की जो संपन्नता नैसर्गिक, वो भले माइंस की होगी, मिनरल्स की होगी या फॉरेस्ट की होगी, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, और बाद में वहाँ पर वो शासक बन गए। जब शासक बने तो उन्होंने वहाँ के लोगों को मार भगा करके और जंगलों में भगा दिया। अमेरिका के अंदर तो जो रेड इंडियंस हैं, वहाँ के जो इंडियन भी बोलते हैं, वहाँ के जनजाति लोगों को, इंडिजिनस लोगों को, उनके साथ में एक जिनोसाइड तक का, नरसंहार तक की घटनाएं हुई। उनके जो बच्चों को उनके हाथ से छीन करके उनके फैक्ट्री स्कूल्स में, इनके जनजातियों का स्कूल अलग, छात्रावास अलग, उसी में रख करके
और एक तरह से उनको बंधक बना करके रखा। ये समस्याएं उनकी है। इंडिजिनस पीपल हमारा देश में लागू वो अवधारणा कंसेप्ट लागू ही नहीं होता। हमारे यहाँ तो जनजाति समाज वो राज्य भी करता रहा है। गोंडवाना में रानी दुर्गावती, इधर झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर, दक्षिण के अंदर भी इनके अपने राज्य थे। जहाँ राज्य नहीं थे, जैसे महाराणा प्रताप का जो मेवाड़ का राज्य, उसमें मेवाड़ के राज्य के चिन्ह में ही पुंजा भील का चित्र लगा हुआ है। तो देश की यानी अंग्रेज़ों के काल के आने के बाद में नहीं, बल्कि पहले से ही इन्होंने मुसलमानों के साथ, मुस्लिम आक्रांताओं के साथ, विदेशी आक्रांता जो देश के अंदर आ गए, मैं मुसलमान का नाम लेता हूँ तो कोई एक धर्म की बात नहीं करता हूँ, जो मुग़ल आए, पठान आए, जो और हूण और शक आए, उन सब विदेशी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जनजाति लोगों ने देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की है। तो ये तो लागू अपने यहाँ होता ही नहीं है। इसलिए लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। जैसे जैसे लोगों को, अपने जनजाति समाज के लोगों को या बाकी लोगों को पता लग रहा है कि वस्तुस्थिति क्या है इंडिजिनस के बारे में, तो वो अब इस बात को बड़ी सावधानी से अटेंड कर रहे हैं। और एक और प्रश्न है कि जो इंडिजिनस डे जो 9 अगस्त को आता है, उसकी तरफ जनजाति समाज क्यों आकर्षित होता है। एक और इम्पोर्टेंट कारण है कि जनजाति समाज के कोई आइकॉन ऐसा नहीं है जैसा आइकॉन शेड्यूल कास्ट का डॉक्टर अंबेडकर जी को लेकर के है, भीमराव जी बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के है। तो ये जो आइडेंटिटी की भूख सब में होती है, जनजाति समाज में भी है। ये अच्छी बात है, जिसका अप्रिसिएशन होना चाहिए, बुरी बात नहीं है। लेकिन इन सारी वास्तविकताओं को लेकर के हमको अपना जनजाति समाज का कोई लीडर है जिन्होंने अपने देश, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी जो रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के रक्षा के लिए काम किया, ऐसा कोई भी आइकॉन, अपना भगवान बिरसा मुंडा या और कोई हो सकता है, इनको लेकर के, हमारा आइकॉन को लेकर के जुड़ना चाहिए और जनजाति गौरव हमको दिवस मनाना चाहिए। तो इसमें से अपने आप ही आगे हो जाएगा, इसमें से रास्ता निकलेगा। आरक्षण के बारे में मैंने बताया कि एक जो आरक्षण का अधिकतर लाभ या तो कन्वर्टेड लोग ले रहे हैं, या तो फिर जो एक ही परिवार के अंदर आरक्षण का लाभ आया, वो आने वाली तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी को भी वो आरक्षण का लाभ मिल रहा है। ये 2 प्रकार की चीज़ है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो कन्वर्टेड लोग जो आरक्षण ले रहे हैं, उनको आरक्षण से वंचित कैसे किया जाए, वो आरक्षण का लाभ वास्तव में जो इसके अधिकारी हैं उनको कैसे दिया है, वास्तविक जनजाति को कैसे मिले। तो ये तो एक संवैधानिक लड़ाई है जो लड़नी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अब इस बारे में जनजाति समाज भी थोड़ा जाग रहा है। 1970 से मैं जो डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने प्रश्न उठाया था, और उन्होंने जो एक 20 वर्ष की काली रात एक पुस्तक जो लिखी थी, इसमें सारे तथ्य भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 1-2 निर्णय दिए भी हैं, वो सैद्धांतिक रूप से कन्वर्टेड लोगों के आरक्षण के खिलाफ हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से ये तब होगा जब जनजाति समाज इसके लिए संगठित हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रश्न है और पॉलिटिकल लीडर्स को यह निर्णय करना है। पॉलिटिकल लीडर्स निर्णय करेंगे राजनीतिक लाभ हानि को देख करके, और राजनीतिक लाभ हानि को हम लोग जनजाति समाज के लोग तब प्रभावित कर सकते हैं जब जनजाति समाज संगठित होकर के इसका डिमांड करे तो कर सकते हैं। और इस बारे में सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ ने भी एक एकेडमिक स्टडी की है जिसमें ये सारी बात साफ होती है। तो ये जो वास्तविक आम आदमी कैसे ले, और जो अंतिम व्यक्ति जो अंतिम व्यक्ति जो
दीनदयाल जी बोलते थे कि समाज का अंत में बैठा हुआ अंत्योदय योजना के जो अनुसरण में या तो उसकी कंसेप्ट जो है अपना, उसके अनुसार जो पंक्ति में आखिर में बैठा हुआ गांव का आखिर का व्यक्ति जिसको आरक्षण का या विकास की योजना का कोई भी लाभ नहीं मिला, उसका लाभ उसको दिया जाए, कैसे मिले, यह चिंता तो जनजाति समाज को ही करनी पड़ेगी। नीतिगत रूप से सरकार या क्या कुछ बहुत कुछ कर पाएगी, इसमें कुछ लगता नहीं अभी कि आरक्षण का लाभ जो जनजाति समाज की पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार ले रहा है, उसमें से कैसे रास्ता निकाला जाए, यह प्रश्न जनजातियों के समाज के सामने ही एक बड़ी चुनौती के रूप में है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जनजाति समाज ही इसके ऊपर विचार करे। जनजाति क्षेत्र में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की जो प्रमुख गतिविधियाँ हैं वो छात्रावास, स्कूल, बालवाड़ी, बाल संस्कार केंद्र और सिंगल टीचर स्कूल या एकल विद्यालय, फिर खेल केंद्र, फिर आज जो अभी शिक्षा के रूप में जो चल रहे हैं वो जो उनको एक प्रकल्प चल रहा है कि एकेडमिक रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, उनको सक्षम बनाना, जिससे वो यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षाएं हैं उसमें भी आगे बढ़ सकें। उसके लिए बड़े उदयपुर, अपना रांची, रायपुर, रायगढ़, फिर इधर एक छत्तीसगढ़ के अंदर ही एक बिलासपुर, ऐसे कुछ स्थानों के ऊपर प्रकल्प चल रहे हैं। अभी ये प्रकल्प धीरे धीरे पुणे, नासिक और हैदराबाद उधर भी चल रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। और साथ साथ में कृषि विकास, फिर आर्थिक विकास में सेल्फ हेल्प ग्रुप, फिर जो इनके अपने मंदिर निर्माण की योजना, परंपरागत श्रद्धा जागरण केंद्र, ये ऐसे अनेक गतिविधियां हैं। कल्याण आश्रम की गतिविधियों के लिए आप कल्याण आश्रम की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं www.kalyanashram.org, तो उससे आपको और जानकारी मिल जाए। और कोई प्रश्न है क्या? चलिए, बहुत तरह के प्रश्न आए और आप सब ने रुचि दिखाई। अभी समय भी बहुत हो गया है, मैं समझता हूँ 5:30 बजने ही वाले हैं, 1-2-4 मिनट में। आप सब लोग जुड़े, मुझे धैर्यपूर्वक सुना। कितना अपीलिंग था या कितना रुचिकर था वो तो नहीं कह सकता, लेकिन जानकारीवर्धक जरूर रहा होगा। और आपकी तरफ से भी फीडबैक आएगा तो इसमें आगे जाकर के और भी हम लोग सुधार, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।